पीएचडी सही में एक जर्नी, एक सफर है। जी जी इसमें ये पता नहीं होता कि कब खत्म होने वाला है। जी जी हो सकता है कुछ कम वक्त भी लगे, कभी बहुत ज्यादा वक्त भी लग जी जाता है। जी जैसे मेरे ही केस में मुझे 5 से कुछ ज्यादा साल लग गए, क्योंकि मेरे पास शुरू में फेलोशिप, क्योंकि एक तो ये नया सब्जेक्ट है, अभी कुछ दशकों पहले ही ये शुरू हुआ है। और इंडिया के बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज में अभी इसकी पढ़ाई भी हो रही है। आउट ऑफ इंडिया, बाहर के देशों में, मुल्कों में इसकी पढ़ाई हो रही है, काफी ज्यादा रिसर्च आगे भी है, लेकिन हमारे देश में, मुल्क में अभी बहुत कम जगहों पर है। फिर भी इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ने और इस सब्जेक्ट को साथ ही बढ़ाने की भी बेहद जरूरत है। जी जी। एनवायरमेंटल साइंस एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम्म। ओवरऑल ये बहुत सारे सब। ट्वेल्थ कर रहा है तो इन्वायरमेंटल साइंस की तरफ क्यों जागरूक हो या उसके तरफ आए, क्योंकि इन्वायरमेंटल एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो कैसे तलाशे कि यहाँ कोई यहाँ से करना है इन्वायरमेंटल साइंस से, या जैसे साउथ बिहार से आपने, या कौन से यूनिवर्सिटीज को सेटअप किया, तो कैसे स्टूडेंट जाने और अट्रैक्ट हो इस सब्जेक्ट की तरफ? क्योंकि ट्वेल्थ में बायोलॉजी मेरा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। मैथमेटिक्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मेरा मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं रहा है, हम्म, जो फैक्ट है। और इसके बाद क्योंकि मुझे फिर इंटरेस्ट था कुछ पटना पे काम करने का, तो मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक था वेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट मैनेजमेंट। ब्रॉडली वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट पे पटना में आज की डेट में इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है कि जब इसे ग्राउंड लेवल पर आकर देखेंगे तो पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, महुआ जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, वो जैसे इसमें दो बहुत ही टेक्निकल बात है, लेकिन एक आम आदमी नहीं समझ पाए क्योंकि आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। बहुत ही छोटी सी चीज है इसमें। पहली चीज है, दो तरह के कचरे होते हैं घर में, एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा। जी हर आम आदमी से आज की डेट में ये सरकारी गैर सरकारी हर तरह की इस तरह का सफर है, जैसे कोई एक बच्चा छोटे से बड़ा होता है जब जी वो एक नौजवान बनता है। जी तो इस यूनिवर्सिटी को 2009 में जब यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, मेरा जुड़ाव यूनिवर्सिटी से तो 2014 में हुआ, तब भी यूनिवर्सिटी काफी नई थी। तब ये यूनिवर्सिटी पटना में बीआईटी मेसा पटना के ब्रांच में चलती थी, हम्म, और वहां से 2018 में ये शिफ्ट हुई अपने परमानेंट कैंपस गया पंचानपुर गया में। पंचायत गया मैं। तो 2009 में हम एक छोटी सी जगह में सारे डिपार्टमेंट चलते थे वहां पे। तब यूं कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी एक सजाते सरियाते रहते हैं जब घर बिखर जाता है या हम्म, कभी कुछ काम करते हैं। हम्म, वेस्ट मैनेजमेंट भी ऐसा ही है बस। हम्म, एक आम आदमी अपने घर में सुबह में हम्म, झाड़ू लगाता है, हम्म, पोछा लगाता है, हम्म, तो अल्टीमेटली उस कचरे का क्या करता है? क्या कर, अगर आज की डेट में दो ही ऑप्शन जो या तो बिहार में, इंडिया में है, हाँ, कहने में कोई बुराई नहीं है, हाँ, तो डब्बे में जमा किया, अगर घर के बगल में जगह खाली है तो वहां फेंक दिया। जी जी। अगर कंजस्टेड एरिया है, मैनेजमेंट आज की डेट में एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक। वो थोड़ा सा बता दें रिसर्चर, जो आने वाले रिसर्चर सोच रहे हैं, वो तरीका क्या हो सकता है? पहला तो ये है कि टाइम देना पड़ेगा, हम्म, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। हम्म, घर तक पहुंच बनाई जा रही है हम्म, पटना नगर निगम हम्म, के द्वारा, जहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच पा रही, मोटर व्हीकल, जब लोगों का पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन, उनका सहयोग, और उनकी तरफ से सारा काम किया जाने लगेगा जो कि रूल और प्रोटोकॉल कहता है, तो आने वाले टाइम में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रल ये है जहाँ की गैस मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हो, हम्म, कि जो गैस रिलीज हो रही है उसे मॉनिटर कर पाए। साथ ही पानी तो बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन हम्म, हम क्या कर रहे हैं, हाथ धोने का काम हो गया लेकिन पानी ज्यादा लग गया। हम्म, तो पानी का यूज भी उतना ही करें, या किसी भी चीज का कि वो कम से कम यूटिलाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर पाए। और देन है रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस एंड देन रिसाइकल। रिसाइकिल। अगर हमारे पास ऐसी चीज है हम्म, जिसको हम, जैसे प्लास्टिक बॉटल टूट गया, हम्म, पानी के लिए हमने भरा और हाथ से छूटा, वो टूट गया, हम्म, यूज का नहीं है, हम्म, तो हम उसे रख सकते हैं। हम्म, और एमआरएफ फैसिलिटीज होती है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, मटेरियल जो की। नगर निगम के हम्म, एक जोन में एक जगह पे बनी होती है, वहां हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अलाइन कर सकते हैं किसी कबाड़ी वाले को कि वो ले जाए और दे। तो ये उसे हम रिसाइकिल कर रहे हैं, वो वेस्ट नहीं जा रहा है। तो ये तो हुआ, और फाइनल डिस्पोजल तभी होता है, देन हम्म, इसके बाद 1D, बंडी, 4R and 1D, दैट इज डिस्पोजल। अगर वो डिस्पोजल, किसी यूज का नहीं है तब हम उसे डिस्पोज कर दें। डिस्पोजल कर सकते हैं। तो यू शुड फॉलो द 4R, रिफ्यूज, रिड्यूस एंड क्रिएट। यू, अगर आप ये चीज में आप रिसर्च में आएंगे, आप आने वाले समय में रिसर्च करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करेंगे, तो आप ये इस एरिया में क्या वर्क करेंगे, और व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू द यंग रिसर्चर? तो ऐसे है कि चाय तो फकत एक बहाना है, जी जी। चाय तो फकत एक बहाना है, जी। मकसद उनकी आदतों से दिल लगाना के है। लिए और इनका ताल्लुक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, आदाब।
शुक्रिया। तो बहुत-बहुत मुबारकबाद आपने अभी पीएचडी की डिग्री किताब लिया बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप डॉक्टर फैज़ सिद्दीकी कहलाए हैं। तो हाउ वाज़ योर जर्नी? आपको कैसा जर्नी लगा आपकी पीएचडी करने का? पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया जी। पटना आने के लिए। जी, जी। बहुत खैर मकदम। आया करते रहो। जी, जी, जी। और जहाँ तक सवाल है पीएचडी की जर्नी का, तो पीएचडी सही में एक जर्नी है, एक सफ़र है। जी, जी। इसमें ये पता नहीं होता कि कब खत्म होने वाला है। जी, जी। हो सकता है कुछ कम वक़्त भी लगे, कभी बहुत ज़्यादा वक़्त भी लग जी, जाता है। जी। जैसे मेरे ही केस में मुझे 5 से कुछ ज़्यादा साल लग गए। क्योंकि मेरे पास शुरू में फेलोशिप भी थी 5 साल तक, तो पीएचडी करना आसान हो जाता है जब जी, जी। फेलोशिप पास में होती है तो। क्योंकि एक उम्र के उस पड़ाव पे आके आप अपने एक मिडिल क्लास का कोई लड़का या लड़की अपने टाइम घर पे डिपेंडेंट नहीं हो डिपेंडेंट सकते हैं। लेकिन राइट। जब फेलोशिप होती है तो पीएचडी करने का मज़ा अलग ही होता है। जी। रिसर्च में भी जो पैसे लगने होते हैं वो हम खुद लगा सकते हैं। हुँ, चाहे वो हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो या फिर हमारी पर्सनल लाइफ सैलरी हो, तो फेलोशिप मिलती है। और एक सफ़र है पीएचडी। हुँ। शुरू होता है एक हमारे किसी डिपार्टमेंट से, और जी, जी। खत्म होते होते इसमें कई सारे लोग जुड़ जाते हैं। जी। कभी हम कॉन्फ्रेंस में किसी जगह गए, वहाँ कुछ लोग मिल गए। जी, हमें जी। कोलैबोरेट करना है किसी और रिसर्चर से, वो कहीं और किसी जी। दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क से भी हो सकते हैं। जी। तो इस तरह से सफ़र चलता है और शुरू अकेला होता है, लेकिन लंबा सफ़र बढ़ते-बढ़ते चलता इसमें रहता एक है। तो और जब आखिर होता है इसका तो बड़ा मज़ा आता है जब टाइटल मिलता है, डॉक्टर, तो डॉक्टरेट। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि भैया ने एनवायरमेंटल साइंस में पीएचडी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से। तो मेरा सवाल इस पे है कि एनवायरमेंटल साइंस ही क्यों? आपने बैचलर्स ऑफ साइंस एनवायरमेंटल साइंस में की, फिर हुँ। मास्टर्स ऑफ साइंस एनवायरमेंटल साइंस में की। तो एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफाई बताएँ आप। एनवायरमेंटल साइंस चूँकि एक तो ये नया सब्जेक्ट है, अभी कुछ दशकों पहले ही ये शुरू हुआ है, और इंडिया के बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ में अभी इसकी पढ़ाई भी हो रही है। आउट ऑफ इंडिया, बाहर के देशों में, मुल्कों में इसकी पढ़ाई हो रही है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च आगे भी है, लेकिन हमारे देश में, मुल्क में अभी बहुत कम जगहों पे है। फिर भी इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ने और इस सब्जेक्ट को साथ ही बढ़ाने की भी बेहद ज़रूरत है। जी, जी। एनवायरमेंटल साइंस एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हुँ, हुँ। ओवरऑल ये बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर करता है। जी। अगर इसे आम भाषा, एक लेमैन लैंग्वेज में बोले तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक तरह का खिचड़ी सब्जेक्ट है। खिचड़ी मज़ा सब्जेक्ट। आता है। हुँ, इसमें हमें बायोलॉजी भी पढ़ना है, हुँ, अर्थ के बारे में भी पढ़ना है जो हुँ, ज्योग्राफी है, हुँ, वेदर के भी बारे में पढ़ना है जो मेट्रोलॉजी है। हुँ, अगर हम किसी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ मैकेनिज्म है, तो फिजिक्स भी है वहाँ। हुँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें। इवन इसमें मैथमेटिक्स भी है। अगर हुँ, हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे हैं तो वहाँ मैथमेटिक्स का भी यूज है। तो ओवरऑल बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल जो है वो है कि हाउ वी आर लुकिंग अपॉन दिस सब्जेक्ट, कि हम इस फील्ड में रहकर आगे क्या करेंगे। हुँ। अल्टीमेटली इन्वायरमेंट के लिए ही करना है। वेदर इन्वायरमेंट में फिर सारी चीजें आ जाती है, वो चाहे हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, घर हो हमारा, या इंसान खुद ही हो। हुँ। वो हर कुछ इन्वायरमेंट और वातावरण के बीच में है। एनवायरमेंटल जो है आज सेंसिटिव टॉपिक है अभी के जिसमें तो जैसे आपने बोला कि अवेयरनेस है। तो ये सेंसिटिव टॉपिक एज़ अ सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस है या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है या इसको क्लैरिटी कीजिए क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है एनवायरमेंटल साइंस के बारे में कि ये एज़ अ डिपार्टमेंट है या किसी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आ रहा है या साइंस है या सोशल साइंस है, ये किस तरह से इसको देखा जाए? इन्वायरमेंटल साइंस एक खुद में एक सब्जेक्ट है। हुँ, ये खुद में एक सब्जेक्ट है। हिंदी में इसे पर्यावरण विज्ञान कह लें, और इसके साथ कई सारे अलाइड सब्जेक्ट्स भी हैं। हुँ, एनवायरमेंटल साइंस एक बेसिक नाम है, एनवायरमेंटल साइंस। हुँ, इसके साथ ही अलाइड में चलते हैं, जैसे एनवायरमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट, हुँ, हुँ, एनवायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, हुँ, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, हुँ, फॉरेस्ट्री वगैरह वगैरह, ये इसके अलाइड सब्जेक्ट है। बट जी। बेसिकली जो कोर है वो एनवायरमेंटल साइंस ही, पर्यावरण विज्ञान। कई सारे वैसे कॉलेजेस जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में हैं, उनके यहाँ ये डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंडर में भी चल रहा है। लेकिन बहुत जगहों पे ये अभी अपना सेल्फ एक डिपार्टमेंट भी है, खुद में एस्टेब्लिश, जैसे हुँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। हुँ, हमारे यहाँ जो बिहार में एक एक सेंट्रल डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी है। है, वहाँ ये पूरा डिपार्टमेंट है। हुँ, बाकायदा वहाँ फैकल्टी रिक्रूटेड हैं, हुँ, स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है। हुँ, जेएनयू, बीएचयू, और भी कई सारी यूनिवर्सिटी, एफआरआई देहरादून, हुँ, कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ एनवायरमेंटल साइंस एक सब्जेक्ट है। कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, हुँ, जैसे झारखंड में, हुँ, हुँ। राजस्थान में, ये हुँ। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ये फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है। तो एज़ अ स्टूडेंट जो है, जो स्टूडेंट जो देख रहा है, 12th कर रहा है, तो एनवायरमेंटल साइंस की तरफ होके क्यों जागरूक हो या उसकी तरफ आए? क्योंकि एनवायरमेंटल एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो कैसे तलाशे कि यहाँ से करना है एनवायरमेंटल साइंस से या जैसे साउथ बिहार से आपने किया खोज करके
या कौन से यूनिवर्सिटीज को सेटअप किया, तो कैसे स्टूडेंट जाने और अट्रैक्ट हो इस सब्जेक्ट की तरफ? ये अट्रैक्शन तो पर्टिकुलर इंसान पर डिपेंड करती है, जी देखा जाए तो उसे किस फील्ड में इंटरेस्ट है। जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कहीं भी इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस आज की डेट में वैसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक सब्जेक्ट के अंडर में पढ़ाई हो रही है। जी अगर हम बात करें निफ्ट, जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन। फैशन टेक्नोलॉजी, जी वहाँ शायद एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी का स्टूडेंट सोचे तो सोचेगा वहाँ क्या काम इन्वायरमेंटल साइंस का। जी तो वहाँ पर्टिकुलरली इन्वायरमेंटल साइंस नहीं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी एक पेपर है। सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी में इन्वायरमेंटल साइंस का एक पार्ट है, एक पेपर है सस्टेनेबिलिटी, जो कि वहाँ पढ़ाई होती है। तो कुल मिलाकर ऐसा देखा जाए तो इन्वायरमेंटल साइंस हर एक सब्जेक्ट में आज की डेट में पढ़ाई हो रही है। मतलब एरिया बन रहा है इंटरेस्ट और इन- अवेयरनेस के लिए और आपको। जहाँ तक बात है कि एक स्टूडेंट कैसे तलाशे कि किस जगह जाना चाहिए पढ़ने के लिए, तो पहली बात तो इंटरेस्ट की बात, वो इंटरेस्ट लेगा तो उसे समझ में भी आएगा कहाँ है। दूसरी चीज, आज की डेट में इंटरनेट है, गूगल है, जी। जो हर दिन एडवांस होते जा रहा है। हम्म। एआई आ चुके हैं, कई सारे एआई टूल्स आ चुके हैं, एआई प्लेटफॉर्म है। तो इन चीजों के मीडियम से हम ये जरिया है जिनसे हम ये तलाश सकते हैं कि कहाँ पे किस तरह के फैकल्टी है। जो भी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेजेस बन रहे हैं उनका अपना एक वेबसाइट होता है, जी पूरा जी पेज होता है। जी जी वहाँ पे फैकल्टी की पूरी प्रोफाइल होती है। जी जी अब वहाँ देख लें, वहाँ उनका क्या पिछला रिकॉर्ड है, कितने प्लेसमेंट्स हैं, कितने रिसर्चर्स हैं, जी कितने जेआरएफ हो रहे हैं, डिपार्टमेंट कैसे रन कर रहा है, उनके अपडेट्स सारी चीज पता चलती है आज की डेट में। बेसिक तो ऐसे ही पता चल सकता है। बाकी अगर वो जिस जगह पे रह रहे हैं वहां अगर उनके आसपास यूनिवर्सिटीज हैं या उनके कोई जो उनके पहले के जान पहचान के फ्रेंड्स होंगे, सीनियर्स होंगे, वो गए होंगे, उनसे पता कर सकते हैं। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड, ठीक है, मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड आप बताएं थोड़ा सा, किस तरह से आपने पीएचडी तक गए, एक मिडिल क्लास लड़का जो जा रहा है, तो किस तरह से वो पीएचडी करके डॉक्टर का किताब लेना एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा बात होता है। तो एजुकेशन जर्नी के बारे में थोड़ा ऑडियंस को मेरे बताएं। हाँ, बेसिकली शुरू ये हुआ यूं कि ट्वेल्थ में बायोलॉजी मेरा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। मैथमेटिक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरा मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं रहा है, जो फैक्ट है। और इसके बाद तैयारी मैंने शुरू की, जो आम तौर पर आज से 10-12 साल पहले एक ट्रेंड था हम्म। कि दो ही ऑप्शंस होते थे, इंजीनियर। मेडिकल और इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। जी आज की डेट में स्टूडेंट्स कई तरफ निकल रहे हैं, जी जी कोडिंग करके वो गेमिंग जी जी गेम्स बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। आज की डेट में तो कुछ वेबसाइट और कंपनीज ऐसी हैं जो 6 और 7 क्लास से कोडिंग सिखा रही हैं, जी जी। व्हाइट हेड जूनियर और समथिंग इस तरह से कुछ हाँ, आईटी कंपनीज वगैरह। तो आज की डेट में ऑप्शन है, लेकिन आज से 10-12 साल पहले जब इंटरनेट भी ठीक से नहीं था, मोबाइल हाथ में नहीं था, तो दो ही ऑप्शन होते थे, आईआईटी, एआईपीएमटी। जी जी। एट दैट टाइम इट वाज नॉट नीट यूजी और ए पीजी, आई एम पी एम इट टी। वाज एआईपीएमटी और आईआईटी, जेई, जेडबल। तो आईटी की तरफ तो कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रुझान नहीं था, बचा एआईपीएमटी। तो उस वक्त पे कुछ डेंटल कॉलेजेस के ऑप्शन थे मेरे पास, लेकिन अल्टीमेटली फिर लगा नहीं, किसी और तरफ बढ़ना चाहिए। एक नया सब्जेक्ट पता चला ऐसे रिसर्च करते हुए, जस्ट इंटरनेट नहीं था लेकिन कुछ मालूमात करते हुए पता चला कि इन्वायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं जो अभी इंडिया में कई सारी जी यूनिवर्सिटीज में जी लॉन्च हो रहे हैं और उनका डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हो रहा है। तो ग्रेजुएशन फिर मैंने किया पटना यूनिवर्सिटी से, पटना साइंस कॉलेज से। जी एक अच्छा डिपार्टमेंट है वहाँ पे। और वहाँ से निकलने के बाद हमारे ही स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, जो कि 2009 में एस्टेब्लिश हुई। जी तो वहाँ पे भी ऑल इंडिया एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन हुआ। वहाँ से फिर मास्टर्स में एडमिशन मिला। मास्टर्स के दौरान ही एट दैट टाइम काफ़ी अच्छे फैकल्टीज मिले वहाँ पे। हम्म, सारे फैकल्टीज जेएनयू, बीएचयू, आईटीज वगैरह से हैं, और अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छी प्रोफाइल है उनकी। तो उनसे जब कांटेक्ट हुआ तो एक रिसर्च की तरफ भी इंक्लिनेशन हुआ कि रिसर्च क्या है, नहीं है, कैसे आगे बढ़ा जाए। मास्टर्स खत्म होते होते यूजीसी नेट जेआरएफ एक हाँ एग्जामिनेशन जी होता है, जो फेलोशिप के लिए और लेक्चरशिप के लिए और रिसर्च के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस का एक जरिया है। जी। फेलोशिप के लिए अच्छी फेलोशिप मिलती है उसमें 5 साल तक। आज की डेट में वो 37,000 और समथिंग अबव है। हम्म, तो वहां से फिर 2017 में जेआरएफ क्वालिफाई हुआ मेरा। हम्म, मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो एक फेलोशिप हाथ में थी और एक ऑप्शन था, खुद की फेलोशिप है, एक अच्छा रिसर्च हो सकता है। तो वहां से रिसर्च में एक मदद मिली और पीएचडी में एडमिशन मिला उसी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में,
क्योंकि मुझे फिर इंटरेस्ट था कुछ पटना पे काम करने का, तो मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक था वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट। ब्रॉडली वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट पे पटना में आज की डेट में इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है कि जब इसे ग्राउंड लेवल पर आकर देखेंगे तो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महुआ जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, वो भी है। गवर्नर आज गांधी जयंती के दिन, गांधी जयंती या उससे कुछ दिन पहले जी। नहीं, 19 अगस्त को एक इनॉग्रेशन किया आज के पटना के लिए स्पेशली। उसका नाम है मिशन टोटल सेग्रीगेशन। टोटल सेग्रीगेशन। ये पटना को वेस्ट मैनेजमेंट में पूरी तरह से साफ सुथरा स्वच्छ बनाने के लिए है। पर्टिकुलर ये पूछना चाहता हूँ कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे एलोबरेट करेंगे, एक आम आदमी वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे समझेगा एज एनवायरमेंटल साइंस, वो ऑडियंस को बताए थोड़ा मेरे। वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो हर दिन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कोई कचरा ना जनरेट करता हो, ना निकालता हो। हम अभी यहाँ बैठे हैं, कुछ लिख रहे हैं और वो गलत हो गया, इस पेपर को फाड़ेंगे, फेंक देंगे, वो एक वेस्ट ही है। आज से 10 मिनट बाद उसका क्या होगा कोई नहीं जानता है, वो शायद हमारे घर के बाहर जाएगा और वेस्ट ही है। या हम खाना खाएंगे थोड़ी देर के बाद, और खाना खाने के दौरान जो बच जाएगा, खाना खाने में बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं जो बच जाती हैं, वो क्या है, वेस्ट है। तो ये हर एक आम इंसान, चाहे वो गरीब तबके का हो या एक आलिशान महल में रहने वाला हो, हर इंसान से जुड़ा वेस्ट मैनेजमेंट है। और आज की डेट में जो मिशन टोटल सेग्रीगेशन शुरू हुआ है, वो यही है कि हर एक इंसान जो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पटना शहर में रहता है, वो अपने शहर को कैसा देखना चाहता है और उस कैसे देखने के पीछे वो वेस्ट को कैसे मैनेज करेगा, इसी चीज पे पूरा प्रोग्राम है। इस पे मैंने कुछ दिन पहले पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट में काम भी किया है। उसमें मेरा रोल था एज अ वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट। वहाँ पे कई सारी चीजें थी, हम कैसे वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं, लोगों, क्योंकि ये सारी चीजें लोगों से जुड़ी हुई हैं। जब तक इसमें लोगों का सहयोग नहीं होगा, उनकी भागीदारी नहीं होगी, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर लोगों उनका का सहयोग नहीं है। कंट्रीब्यूशंस कैसा देख रहे हैं, मतलब आपने बोला कि लोगों से जुड़ी हुई है, तो लोग कैसे है मतलब आए, इसको थोड़ा सा इजी वे में बताएं कि लोग कैसे वेस्ट मैनेजमेंट को इससे थोड़ा सा इजी वे बताएं। जैसे इसमें दो बहुत ही टेक्निकल बात है, लेकिन एक आम आदमी नहीं समझ पाए क्योंकि आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, तो बहुत ही छोटी सी चीज है इसमें। पहली चीज है, दो तरह के कचरे होते हैं घर में, एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा। हर आम आदमी से आज की डेट में ये सरकारी गैर सरकारी हर तरह की स्कूल में इसकी पढ़ाई हो रही है। गीला कचरा जो है वो सारा कचरा है जो पूरी तरह से सड़ जाता है, जिसे हम वेट वेस्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वेट वेस्ट। एंड कमिंग टू ड्राई वेस्ट, ड्राई वेस्ट वो सारा कचरा है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, या फिर उससे नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, या फिर उसका रीयूज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो हम खाना खा रहे हैं या खाना बच गया, या किसी दिन, आए दिन घर में खाना वेस्ट होता है, बचता है, सारा कुछ होता है, हम उसका क्या करते हैं, डंप कर देते हैं। अल्टीमेटली गाड़ी कचरे वाली आती है, वो लेकर जाती है। लेकिन अगर हम घर पे ही उसे अलग अलग करके रखें, आज की डेट में हर नगर निकाय, नगर निगम जो भी है, बिहार में हो या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, उनकी जो गाड़ी जाती है उनमें पीए सिस्टम है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जिसमें गाना बजता होता है, गीला कचरा सूखा कचरा कैसे अलग करना है, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, ये सारी चीजें हैं। तो वो इसी बात को बताते हैं कि आप दो तरह के डस्टबिन में कचरे को रखें। पहला है गीला कचरा जो हरे डस्टबिन में रखें, और दूसरा है सूखा कचरा जो नीले डस्टबिन में रखें। अगर हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं भी है, तो भी हम दो पॉलिथीन, दो कैरी बैग, दो डब्बा, कुछ भी रख सकते हैं। घर पे पेंट होता है, हमारा डब्बा बचता है, कोई चीज आती है, डब्बा बचता है, उसमें हम रख सकते हैं। तो गीला कचरा वो हुआ जो सड़ गल जाता है, जैसे अंडे के छिलके, चाय पत्ती जो डेली निकलते हैं, बचा हुआ खाना, सब्जी के पत्ते, फल के पत्ते जो हम खाते हैं। अगर हम पपीता खा रहे हैं, पपीता छिल के खाएंगे, उस पर क्या करेंगे? तो एक तो तरीका है, अगर हम अलग रख रहे हैं तो गाड़ी वाला अलग लेकर जाता है, जो कि उसमें भी दो डाला, दो खाना या दो टेलर कहीं बना होता है, एक नीला और एक हरा। तो हरे वाले में वो गीला कचरा लेकर जाते हैं, और नीले वाले में वो सूखा कचरा। सूखे कचरे में हुआ पेपर, प्लास्टिक, बॉटल, टिन, लोहे का कोई आइटम हो गया, कुछ भी, ये सारा सूखा कचरा है, जिसे ले जाके वो अलग डंप करते हैं और वो फिर रिसाइकलर तक जाता है। रिसाइकलर उसे बड़े लेवल पे, जिसको हम कभी कभी कबाड़ी वाला भी कहते हैं, वो वहां तक ले जाके उसको क्रश करते हैं और फिर फैक्ट्रीज को भेजते हैं, वो वहां उससे नए प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नीमेंस आज की डेट में एक ऑनलाइन शूज कंपनी है, बहुत लोग उसका ऐड देखते होंगे फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे। नीमेंस, नीमेंस, NEEMANS, वो आज के डेट में रिसाइकल प्रोडक्ट बना रही है। बहुत सारे जैकेट्स बन रहे हैं, हमारे चेयर जो घर पे यूज करते हैं वो रिसाइकल्ड होती है।
तो इन ये सब चीज़ों कचरा में। जो है जो हम जो रिसाइकिल अलग-अलग करके करते हैं, ड्राई वेस्ट और ये वेस्ट, तो ये जाकर के रिसाइकिल की तरफ से जाती है। ये वो ज़रूरी है कि हम लोग इसको सेपरेट कर सकें। ये सेपरेट अच्छा कर सकें। अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि इसको सेपरेट करने बिल्कुल, के लिए किया जाए। बिल्कुल। और जो मिशन मिशन टोटल सेग्रीगेशन 19th ऑफ अगस्त को लॉन्च हुआ है लॉन्च हुआ बाय द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार, हाँ। वो पूरी तरह से यही है, इसी बेस मिशन पे हुआ टोटल सेग्रीगेशन। इसी बेस पे। और इसी के कड़ी में आगे जो अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो एज अ ट्रेनिंग प्रोजेक्ट चल रहा जी, है, जी। जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो कचरे वाले गाड़ियों पे होते हैं, जैसे हेल्पर्स होते हैं, जी, जी। ड्राइवर हैं, जी। सैनिटरी इंस्पेक्टर है वार्ड्स में, सुपरवाइजर्स हैं, या फिर उनके ऊपर के भी ओहदे के लोग हैं, उन सारे लोगों को ये ट्रेनिंग देना कि वो कैसे कचरे को अलग अलग करें और उन अलग कचरों का निपटान कैसे करें। जी, जी। अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है घर पे, हमारे घर पे छोटा बागान है, बगीचा है, तो हम घर पे भी खाद बना सकते हैं। कुछ भी नहीं करना होता है, एक डब्बा लेना है, उसमें गीला कचरा हर दिन का रख देना है, जी, जी। एक मिट्टी का लेयर छोटा सा ऊपर से डालना है ताकि वो बदबू ना करे। जी। हर दिन यही करना है, उसमें डालते जाना है, 2-3 महीने छोड़ देना है, हुँ। वो खाद बन जाएगा और हम उसे अपने घर में इस्तेमाल कर ये अच्छा सकते हैं। अवेयरनेस है कि आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं खाद से रिलेटेड। ये इसको आप लोग करें एज़ ए फर्टिलाइज़र अपने खाद का इस्तेमाल घर में करें। तो सर मेरा सवाल ये है कि आपकी जर्नी एमएससी मास्टर ऑफ साइंस आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, और पीएचडी भी किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो आप कैसे याद करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। एनवायरमेंटल साइंस को किस तरह से आप देखते हैं? आपकी लाइफ में कैसे प्रभाव किया? इसको थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए इलॉबरेट कर दें। बिल्कुल, ये डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस हुँ, या सेंट्रल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का जो सफर है, जी, ये एक इस तरह का सफर है जैसे कोई एक बच्चा छोटे से बड़ा होता है जब जी, वो एक नौजवान बनता है। जी। तो इस यूनिवर्सिटी को 2009 में जब यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, मेरा जुड़ाव यूनिवर्सिटी से तो 2014 में हुआ, तब भी यूनिवर्सिटी काफी नई थी। तब ये यूनिवर्सिटी पटना में बीआईटी मेसा पटना के ब्रांच में चलती थी, हुँ। और वहां से 2018 में ये शिफ्ट हुई अपने परमानेंट कैंपस गया पंचानपुर गया में। पंचानपुर गया मैं। तो 2009 में हम एक छोटी सी जगह में सारे डिपार्टमेंट चलते थे वहां हुँ। पे। तब यूं कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी एक छोटे बच्चे के तौर पे थी वहां इनोसेंट चाइल्ड। पे। हाँ। और धीरे धीरे डिपार्टमेंट्स बढ़े, स्टूडेंट्स बढ़े, हुँ, फैकल्टी फिर इसमें और भी डिपार्टमेंट्स बने, फैकल्टी जो थे उन्होंने ज्वाइन किया। और आज के टाइम में जब हम हुँ, इसे देखते हैं तो एक फुल फ्लेज अपने कैंपस में एस्टेब्लिश हुँ, यूनिवर्सिटी है। हुँ, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अलग बिल्डिंग है, हुँ। कैफेटेरियाज है, ये सारी। तो ये सफर था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से मेरा 2014 से लेके 2023 23 24 तक का, 24 तक। जब तक पीएचडी मास्टर की सारी चीज कंप्लीट हुई। और क्या था दूसरा सवाल? कि आप कैसे याद करेंगे डिपार्टमेंट कैसे ऑफ याद एनवायरमेंटल करेंगे? साइंस को, या एक किस तरह से निखारा आपको लाइफ में, आपकी एक अच्छा पर्सनैलिटी में? एक अच्छा डिपार्टमेंट है। बिहार में रहते हुए एक अच्छी यूनिवर्सिटीज है हाँ, जहाँ एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ, अच्छे फैकल्टीज हैं जिनका वे ऑफ टीचिंग भी अच्छा है, रिसर्च आइडियाज भी अच्छे हैं हाँ, उनके, और उनकी अच्छी प्रोफाइल है, अच्छे बैकग्राउंड हैं, सपोर्टिव है, हाँ, एकेडमिक्स में फ्लरिश करने के लिए काफी सपोर्टिव है और एडवांस्ड है। साथ ही सिलेबस इस तरह से डिजाइन है कि हुँ, इधर इफ यू आर ट्राइंग टू गो इन हुँ, द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट सेक्टर, हुँ, हुँ, तो भी मूव कर सकते हैं, हुँ, हुँ, और रिसर्च के फील्ड में जाना है तो भी मूव कर सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पूरा सिलेबस है, रिसर्च वो एक तरह से हमारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से डिजाइन किया पूरा गया है, कवर्ड किया हुआ है। कवर्ड है, और जिसकी बदौलत ही हुँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाइड इन यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन एवरी ईयर। हुँ। तो मैं डिस्क्रिप्शंस में लिंक डाल दूँगा डिपार्टमेंट्स के और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के और ये डिपार्टमेंट के लिंक। तो कुछ टीचर्स को याद करेंगे आप जो आपको निखारा, या आपके सुपरवाइज़र या कोई टीचर जो आप इसको याद करना चाहें इस प्लेटफ़ॉर्म पे? बिल्कुल, मेरे सुपरवाइजर, मेरे जो पीएचडी गाइड थे उनका नाम है डॉक्टर प्रशांत। अ, वो काफी हेल्पफुल, पोलाइट नेचर, हुँ, हम्बल, डाउन टू अर्थ, हुँ, हुँ, अप्रोचेबल, हुँ, रेडी टू हेल्प, हुँ, और स्टूडेंट्स के लिए काफी सपोर्टिव है, हुँ, और उनके साथ एक अच्छा सफर रहा। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई एम द फर्स्ट स्कॉलर एंड फर्स्ट पीएचडी हुँ, स्कॉलर अंडर हिज हिज गाइडेंस। गाइडेंस। आई एम द फर्स्ट। या देन टू अदर, वन विथ मी, हाँ, शी इज रचना सिंह, हाँ, वो भी पास आउट है अभी। एक और है शुभम कुमार, वो या, पीएचडी अभी वहां परस्यू कर रहा है। हाँ, बट आई गॉट द ऑनर टू बी द फर्स्ट फर्स्ट वन टू पीएचडी स्कॉलर या, अंडर हिज गाइडेंस। ये एक अच्छी बात रही। और जो हमारा टॉपिक था हम दोनों ने मिलकर डिजाइन किया,
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड पटना वेस्ट के लिए। मैनेजमेंट। उन्हीं टॉपिक को डिजाइन करने और उनकी हेल्प की बदौलत आज की डेट में पटना में मुझे मौका मिला कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे एज अ एम्प्लॉयर और एज अ रिसर्चर अंडर अ प्रोजेक्ट एक वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट के तौर पे काम करने का मौका मिला। एक आम जो जो व्यूअर है वो देख रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से व्यूअर क्या समझेगा, जो आप पीएचडी एक बड़ा आपका टॉपिक एरिया रहा है ना, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को आप कैसे इलॉबरेट करेंगे छोटे शब्दों में कि जो आम आदमी समझ जाए, जो देखने वाले हैं वो। घर पे हम अपनी चीजों को सजाते सरियाते रहते हैं जब घर बिखर जाता है या कभी कुछ काम करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट भी ऐसा ही है बस। एक आम आदमी अपने घर में सुबह में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, तो अल्टीमेटली उस कचरे का क्या करता है? क्या करते हैं? अगर आज की डेट में दो ही ऑप्शन जो या तो बिहार में इंडिया में है, हाँ, कहने में कोई बुराई नहीं है, तो डब्बे में जमा किया, अगर घर के बगल में जगह खाली है तो वहां फेंक दिया। जी जी अगर कंजस्टेड एरिया है, कोई नैरो लेन है, जी तो जी वहां पे गाड़ी आती है या हैंड कट आती है तो उसमें दे दिया। हाँ, तो वो तो चलो दे दिया, वो अपनी अपना छुटकारा पा लिया, उसे अब कुछ नहीं करना है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि अगर हम गुजर रहे हैं किसी सड़क से और वहां कचरा लगा हुआ है तो हम कैसे गुजरते हैं? पैर बचाकर, नाक बंद करके। तो किसके So my question is that regarding to you that you have your topic of PhD is solid waste management. So what is the scope of your research? या मतलब scopes क्या है या आपके specific aspect क्या है waste management पे जो आपने इस पे focus किया अपने PhD पे? तो इसको थोड़ा elaborate करें और interest जो आ सकता है environmental concern से related। वेस्ट मैनेजमेंट आज की डेट में एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी या किसी एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। आए दिन हम देख रहे हैं कि एक नया पहाड़ वेस्ट का खड़ा होते जा रहा है। पटना की बात करें तो बैरिया बैरिया जो आईएसबीटी बस स्टैंड है, वहां का एरिया, उसके जस्ट पीछे ही बहुत बड़ा एक माउंटेन है, ह्यूज हीप ऑफ वेस्ट, जहाँ पूरे शहर का कचरा जाकर डंप होता है। तो उन चीजों से कैसे टैकल किया जाए या उनको ग्राउंड रूट लेवल पे कैसे मैनेज किया जाए, साथ ही उस पहाड़ को बनने से पहले ही ऐसी क्या चीजें हों जिससे उसका रोकथाम हो सके। मतलब कि वो पहाड़ बनने से पहले ही हम उसका निपटान कर सकें, निष्पादन कर सकें। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो टॉपिक है या इसमें काम करने के लिए कई सारी एजेंसी, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हर जगह ही लोग रिक्रूट हो रहे हैं, कई तरह के पोस्ट पे हो रहे हैं। रिसेंटली बिहार में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी, अराउंड 259 सीट्स थी। उस पोस्ट का नाम ही था, शॉर्ट में कहा जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। बीपीएससी उसका एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी और वो रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग और उनका अलॉटमेंट भी हो चुका है, वो डिप्लॉय हो चुके हैं। नगर निकाय में, नगर पंचायत में, नगर परिषद में उन लोगों को अलग अलग जगह पर एज वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स एक बार हाँ, पॉइंट शॉर्ट में इसका पूरा फुल फॉर्म था असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। क्राइटेरिया क्या थी इसके कॉलेज ज्वाइन करने के लिए, ऐसा कुछ? बीएससी इन केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, ये क्राइटेरिया समथिंग लाइक दिस। बढ़िया। तो सॉलिड मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स, पहाड़ बनता जा रहा है, ढांचा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है या इस पे एस्पेक्ट्स में आप जो आपने रिसर्च किया पटना शहर में, तो कारण क्या दिखता है आपको? The very first reason is सपोर्ट ऑफ सिटीजन्स, नेटिव्स और द ड्वेलर्स, जो यहाँ रह रहे हैं लोग, ये उनका शहर है, उन्हें देखना है। हम अपने घर में रहे तो हमें देखना है कि हमें अपना घर कैसे सही, साफ या फिर मैनेजेबल रखना है। इसलिए आज की डेट में जो नारा भी है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, कई तरह का, जैसे स्वच्छ शहर पटना हो अपना, या कुछ इस तरह से और भी चीजें नारा है उनका, वो उनको रिलेट किया गया है लोगों से, यहाँ के सिटीजन से और साफ सफाई से। मतलब इस तरह का स्लोगन्स बनाया जा रहा है कि लोग अपनी भागीदारी समझें कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट। क्योंकि अगर किसी, हर दिन जब हम वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं और उसे यूं ही बिना किसी मैनेजमेंट छोड़ दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर डंप हो ही रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम
अगर गाड़ी वालों को ना देखकर अपने घर के बगल के किसी गड्ढे में डाल दें, तो एक दिन क्या दिखेगा हमें? वो उस दिन ऊंचा हमें हो जाए। नज़र ऊँचा होगा, और वो उस हम्म, दिन हमें और अच्छे से नज़र आता है जब उन कॉलोनीज़ में या उन इलाकों में पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से वो सारे कचरे पानी के ऊपर आके तहते हैं और हम्म, उनके घर के अंदर तक आते हैं। हम्म, और ये आम दिन की बात है पटना जैसे शहर में। हम्म। तो यू हैव पार्टिसिपेट, आपका जो रिसर्च था तो चैलेंजेस क्या रहा, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, या रिसर्च करने जब गए थे आप फील्ड पे उतरे, पटना सिटी को एज ए रिसर्च एरिया लिया आपने या इसको चुना, तो चैलेंजेस किस तरह से फेस हुए और क्या आपकी आउटकम्स आए, थोड़ा सा इसे अवेयर कर दें तो अच्छा, थोड़ा सा अवेयर कर दें हमारे ऑडियंस को तो वो जान पाए, वो कर पाए, वो पहुंच सके उस मैसेज तक। चैलेंजेस कई सारे हैं, साथ ही मज़ा भी आता है। जब चैलेंजेस है तभी काम करने का मज़ा भी है। जी जी। उन चैलेंजेस को टैकल करने के बाद ही हमें आउटकम मिलेगा। हम्म, तो सिर्फ चैलेंजेस है ये कहना सही नहीं है। हम्म, चैलेंजेस के साथ इंटरेस्ट, हम्म, उसको करने का तरीका, हम्म, और उससे क्या आउटकम हम देखना चाहते हैं, हम्म, वो प्लान करना एक रिसर्च का पूरा पार्ट होता है। जी जी। चैलेंज तो कई सारे हैं, जैसे अगर हम बात करें नगर निगम में किसी ऑफिसर, किसी अधिकारी से मिलने की, तो पहले तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बीइंग अ रिसर्चर और इस फील्ड में हम्म, काफी लोगों से मिलना पड़ता है, हम्म, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं बीच के। हम्म, उनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो ग्राउंड लेवल पे कैसे काम कर रहे हैं। हम्म, वो अकेला एक मैं ही अगर हूँ तो जाकर नहीं देख सकता या हम्म, कर सकता, कैसे करें, उनका सपोर्ट चाहिए। हम्म, सपोर्ट मिला उनकी तरफ से, लेकिन वक्त लगा। तो एक चैलेंज तो पहला ये है कि लोगों को आपको अप्रोच जब करना है, वो तो अप्रोच का क्या तरीका होना चाहिए, वो डेवलप करना होगा, ताकि वो लोग मिले। किसी के पास टाइम नहीं है जो हमें टाइम देने जाएंगे कि हम आपके साथ फील्ड में ये करेंगे और वो करेंगे। एक ये चैलेंज है। वो तरीका क्या हो सकता है रिसर्चर को, आपने भेज किया ना, तो वो थोड़ा सा बता दें रिसर्चर, जो आने वाले रिसर्चर सोच रहे हैं, वो तरीका क्या हो सकता है। पहला तो ये है कि टाइम देना पड़ेगा, हम्म, तो पेशेंस रखना पड़ेगा हम्म, कि टाइम हम उन्हें दे रहे हैं कि हम्म, आज नहीं मिले, वो परसों मिलेंगे। तो हम्म, हमारा ये 2 दिन तो यूं ही बीत जाएगा। हम्म, फिर वो परसों मिलेंगे, हो सकता है परसों भी ना मिले, तो हम्म, पता चला कि वो सर तो मीटिंग में अब 2 दिन बाद मिलेंगे। हम्म, तो ऐसे करते करते हमारा एक हफ्ता बीत जाएगा। तो हम्म, पहली चीज तो पेशेंस। हम्म, दूसरी चीज, मिलने का जब भी तरीका हो तो एक ऑफिशियल लेटर साथ में रखें। ऑफिशियल लेटर। ये रखें, ताकि आप यूं हम्म, ही जा रहे हैं ओरली उनसे बात कर रहे हैं तो शायद वैल्यू ना हो। हम्म, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हेड आपके पास है, आपका नाम, आपका काम, और किसी आपके सुपरवाइजर या हम्म, डायरेक्टर, ओनर का साइन है उस पर, तो एक एक वैल्यू बनता है, वेटेज है। उसका वेटेज होता हम्म, है। एक ये है। हम्म। तो पेशेंस एक अलग इमोशन है और रिसर्च। और 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 अगर फिर पेशेंस है, दूसरा है कि टाइम देना होगा, हम्म, एक पेपर वर्क करके चाहे थोड़ा। हम्म, और साथ ही इसमें कि जब आपने बात करने का तरीका रखें, तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन आना स्किल, चाहिए। हम्म, कम्युनिकेशन स्किल जब भी रखें तो वो एक डेवलप्ड रखें, हम्म, ताकि आपकी बात उन तक हम्म, सीधी, हम्म, सटीक और सिंपल और बहुत कम अल्फाजों शब्दों में पहुंचे। हम्म। आप जितनी लंबी बात को खींचेंगे, उनके पास टाइम नहीं है सुनने को, किसी के पास टाइम नहीं है। Just a minute and simple words सिंपल, you have to बस use that. बात खत्म। और बहुत ज्यादा हो तो जब पेपर आप उनके सामने प्रोड्यूस करें, उसी वक्त अपनी बात भी बता दें, हम्म। वो पढ़ भी लें, सुन भी लें, और ऐसा ऐसा अपनी आवाज या अपनी बोली, अपना लहजा रखें कि वो कन्विंस हो पाए। शुरुआती टाइम में तो आपको भी डिफिकल्ट हुआ होगा ना, तो हाँ फिर बिल्कुल। धीरे धीरे फिर कैसे, फिर धीरे इन धीरे सब आपको चीजों को फिर गैदर करते हैबिचुअल हुए, हो गए हैं आप ना। हाँ इन्हीं सब तो चीजों को गैदर करते हुए। मेरा ये सवाल है कि करंट प्रैक्टिस क्या देख रहे हैं आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पटना में, ठीक, और करंट प्रैक्टिस क्या देखा आपने, ऑब्जर्व तो किया होगा ना कुछ, क्या क्या आपने देखा, वो थोड़ा अवेयर करा दे ऑडियंस। करंट प्रैक्टिस में काफी चेंजेस आए हैं, पहली बात हम्म, है। थी क्या और है क्या इसके हम्म, बारे में प्रेजेंटली लोग अवेयर हो रहे हैं हम्म, काफी ज्यादा। हम्म, और इसमें पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। हम्म, कई सारे मेथड्स वो अपना रहे हैं, जैसे अवेयरनेस सिस्टम, पब्लिक एड्रेसल सिस्टम। हम्म, आज की डेट में अगर पटना के किसी बड़े चौक चौराहे पे या छोटे भी देखेंगे, तो एक माइक सिस्टम लगा हुआ हम्म, है। गंगा पथ, गंगा पथ। जो आज की डेट में काफी पूरे बिहार के, पूरे इंडिया में जाना जा रहा है। हम्म, लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं, टहलते हैं शाम के वक्त। कई जगह वहाँ भी पब्लिक एड्रेसल सिस्टम, माइक सिस्टम हम्म, स्पीकर से लगा हुआ है, जो ऑटोमेटेड है। हर वक्त ही वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती रहती है कि रोड पर कूड़ा ना फैलाएं, या फिर 500 रुपए का दंड है। इस तरह से एक पूरी अवेयरनेस अवेयरनेस कैंपेन है। उनकी बनाया गया है उनको। हम्म, तो एक तो ये है। हम्म, दूसरा कि हर घर घर तक एक पहुंच बनाई गई है, हम्म, ताकि कचरे का उठाव, हम्म। जो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन जिसे हम जैसे मैं कहते हैं, सुनता हूँ घर घर गाड़ी वाला हम्म, है, घर से कचरा उठा, ये वाला। हर एक घर हम्म, तक पहुंच बनाई जा रही है हम्म, पटना नगर निगम हम्म, के द्वारा। जहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच पा रही, मोटर व्हीकल, वहां पे कोशिश की जा रही है कि हाथ गाड़ी, जो ठेला जिसे कहते हैं, हैंड कार्ट कहते हैं,
वो तक पहुंच पाए। तो या वो भी नहीं पहुंच पा रही, तो एक छोटा सा ट्राईसाइकिल जो ई रिक्शा बैटरी वाला होता है वो भी पहुंच पाए। तो किसी भी तरह से करके एक भी घर ना छूटे, कुछ इस तरह का स्लोगन भी है। आखिर में मैं बता दूंगा उसे कि क्या है, याद नहीं है। तो इस तरह का स्लोगन भी है, एक भी घर छूटा श्रृंखला टूटी, कुछ ऐसे है स्लोगन है जो जी। भी। तो एक ये तरीका अपनाया जा रहा है, अवेयरनेस का तरीका अपनाया जा रहा है, जहाँ पे लोग नहीं मान रहे हैं। तो पिछले कुछ वक्त में ये भी किया गया है कि जहाँ लोग कचरा फैलाते हैं उस जगह पे ही उनका बड़े अक्षरों में नाम लिख दिया जाता है। अब जो भी आएंगे उस गंदी वाली जगह पे उनका नाम पढ़ेंगे, भाई क्यों नाम लिखा है, तो फला आदमी यहाँ पे कचरा फैलाते हैं, वो अपने खुद ही शर्मिंदा होंगे। एक इनोवेशन तरीका है। एक इनोवेटिव तरीका है। तो इसी बात पे आप जैसे कि एनवायरमेंटल कंसर्न जो है, व्हाट इज एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ पटना वेस्ट मैनेजमेंट और उसके इकोसिस्टम और हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, इस पे थोड़ा अवेयर करा दें, क्योंकि आपका एरिया है, तो इकोसिस्टम पे और एनवायरमेंटल कंसर्न पे क्या आपको लग रहा है? वेस्ट का एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल कंसर्न है। एयर, सॉइल, वाटर पे तो सबसे पहले है, फिर ह्यूमन हेल्थ पे भी है। एयर पे तो सबसे पहले हम देखते होंगे जहाँ पे कचरे का बड़ा डंप होता है वहां उसमें कभी कभी धुआं निकल रहा होता है। सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन हो गया। बहुत डीप में नहीं जाया जा सकता उसमें, फिर वो साइंटिफिक हो जाएगा। एयर पोल्यूशन होता है, कोई भी धुआं जो अनवांटेड एनवायरमेंट में उठ रहा है तो वो एयर पोल्यूशन है। जहाँ कचरा डंप हो जाता है वहां हम देखेंगे इर्द गिर्द काले रंग का पानी बह रहा होता है, वो लीचेट कहलाता है टेक्निकल टर्म्स में। वो लीचेट ग्राउंड वाटर में पर्कुलेट होता है सॉइल के थ्रू, और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है। फिर आई बात सॉइल की, जब वो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो सॉइल से होकर सॉइल जा रहा है। पॉल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। ह्यूमन हेल्थ की बात, हम गुजरते हैं कहीं से और वहाँ कचरे का अंबार है तो हम नाक बंद करके गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इफेक्ट हमारे इनहेल, जो हम हवा इनहेल कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, उस पर ही इफेक्ट डाल रहे हैं। दूसरा कि जब उससे मक्खी, मच्छर या फिर चूहे वगैरह उससे उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, चूहों से कई सारी बीमारियां होती है, तो ह्यूमन हेल्थ में भी असर पड़ रहा है। जो ग्राउंड वाटर हम पीते हैं वो ग्राउंड वाटर अगर उसके आजू बाजू कहीं पर डंप पॉइंट है तो ऑब्वियसली उसका कंटेमिनेंट उस ग्राउंड वाटर में आ रहा है। तो ये पूरे के पूरे इको सिस्टम पे इफेक्ट डाल रहा है। अगर हम एक छोटी सी बात देखें तो गाय, जो हम घूमते फिरते देखते रहते गाय भैंस को, वो उस जगह मुंह मारते चलते हैं, उसको खाना खाते हैं, उस पॉलिथीन को वो कभी कभी निकल जाते हैं, तो उनके पूरे के पूरे गट सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो ये पूरे के सिस्टम पे एक इफेक्ट है वेस्ट का। ओवरऑल हम देख सकते हैं कि सब ओवरऑल हर टाइप की पॉल्यूशन हो सकती हैं। तो व्हाट इज द फ्यूचर डायरेक्शंस, योर थॉट आपका क्या है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के फ्यूचर डायरेक्शंस क्या होगा पटना शहर में, और किस तरह से टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज फ्रेम हो जो फ्यूचर डायरेक्शन को आप बता सके, इस पे रिलेटेड आपकी कोई कंसर्न है जो आप देख रहे हैं इसको? स्पेसिफिकली अगर पटना की बात की जाए तो एक अच्छा अप्रोच आज की डेट में हो रहा है वेस्ट मैनेजमेंट पर। और फ्यूचर डायरेक्शन में हम इस तरह मूव कर सकते हैं कि इसमें सबसे पहले तो एक मास कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। जब तक लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी भागीदारी नहीं देंगे, एक शहर किसी भी तरह से वेस्ट मैनेजमेंट में आगे नहीं बढ़ सकता। पहला तो ये है। दूसरा है, अगर जब लोगों का पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन, उनका सहयोग और उनके तरफ से सारा काम किया जाने लगेगा जो कि रूल और प्रोटोकॉल कहता है, तो आने वाले टाइम में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, जिसकी वजह से कि वेस्ट का मैनेजमेंट एक बेहतर तरीके से हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी एरिया में मान लेते हैं हम कि सबसे ज्यादा वेट वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो उस वेट वेस्ट को कैरी करने से बेहतर है कहीं दूर ले जाने से कि कुछ एरिया वहां ऐसा डेवलप कर दिया जाए जहां पे पास में ही उसे छोटा ट्रांसपोर्ट करना पड़े, डिस्टेंस कम हो, और हम उसे वहीं पे कंपोस्ट कर सकें, बना सकें उसका, और वो वहीं मैनेज हो जाए। इससे कॉस्ट कटिंग भी होगी, ट्रेवलिंग कॉस्ट बचेगा, और उसे ले जाने में जो भी रोड पे गिरता फैलता है उससे भी बचाव होगा, और साथ ही उसी एरिया में कंपोस्ट हम बना पाएंगे। अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ वेट ड्राई वेस्ट ज्यादा जनरेट हो रहा है तो हम रिसाइकलिंग फैसिलिटी वहीं पर लगा दें, उस एरिया में ही जगह देखकर। और ये काम पूरी तरह से नगर निगम और वहाँ के लोगों के द्वारा, पब्लिक कनेक्टिविटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन तो फ्यूचर डायरेक्शन ये है। बायोगैस प्लांट की जरूरत है, बायोगैस प्लांट, इंजीनियर्ड लैंडफिल्स की जरूरत है। व्हाट इज इंजीनियर लैंडफिल? इंजीनियर्ड लैंडफिल एक, जब हम कचरा कहीं डंप करते हैं तो जस्ट उसे मिट्टी या जमीन दिखी वहां डंप कर देते हैं। इंजीनियर्ड लैंडफिल वो है जहाँ की एक लैंडफिल बनाने से पहले उसे पूरी तरह से ग्राउंड को कवर किया जाता है, जियो मेम्ब्रेन होता है उसमें,
पाइपिंग होती है, फिर लीचेट कलेक्शन वेल होता है, जो लीचेट काला पानी से हम कह रहे हैं बहता होता है, वो इर्द गिर्द ना बहकर सीधे एक कुएं में जाता है, और उस कुएं से हम उसे फिर पंप आउट करते हैं, उसे ड्राई करते हैं, और फिर वो भी एक तरह का कंपोस्ट के तौर पर यूज होता है। तो इंजीनियर्ड लैंडफिल ये है जहाँ की गैस मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हो, कि जो गैस रिलीज हो रही है उसे मॉनिटर कर पाए, साथ ही ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम भी हो कुछ मीटर्स पे, कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है या नहीं उसे भी देख पाए। तो व्हाट इज योर पर्सनल मोटिवेशन, अब ये समझ, व्हाट इज योर पर्सनल मोटिवेशन व्हाट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और फ्यूचर जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट है या रिसर्चर है जो आपने इस पे काम किया 5-6 साल लगाए हैं आपने, तो उस पे क्या बताएंगे या किस तरह से वो करे, या कुछ कुछ 5-6 पॉइंट में आप बता दें कि इस एरिया चुने, ऐसा करे या खोजे, इसके बारे में आपको इलॉबरेट कर दें। सबसे पहले तो घर से ही इसकी शुरुआत होगी। सोर्स सेग्रीगेशन, सोर्स सेग्रीगेशन, घर पे ही कचरे को अलग अलग करें, सूखा और गीला। जब तक ये नहीं होगा कोई भी नगर निगम, कोई भी टेक्नोलॉजी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। पहला तो ये। दूसरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक प्रिंसिपल है जिसे हम 4R कहते हैं, रेफ्यूज, रीयूज, रेड्यूस, रिसाइकल। इस 4R का मतलब हुआ रेफ्यूज। रेफ्यूज का मतलब हम यूज ही ना करें, जिसकी जरूरत ही नहीं है उसे यूज ही ना करें। 3R मैंने सुना था, 4R बता रहे हैं, रिफ्यूज कर देना। रेफ्यूज मतलब हम यूज ही ना करें, तो वो हमारे पास तक आएगा ही नहीं, हम जनरेट करेंगे ही नहीं, रिफ्यूज कर दो। लेकिन फिर भी अगर जरूरत है, बेहद जरूरत है, तो हम उसे रीयूज करें। एग्जाम्पल के तौर पर कि हम कुछ पॉलिथीन लेकर घर आए, हर जगह अवेलेबल है पॉलिथीन, घर लेकर आए, उसमें हमने कोई चीज लाई, दवा का कोई 2-4 पैकेट लाया, तो वो पॉलिथीन फेंकने लायक तो नहीं है। हम शायद अगली बार, आज से 2 दिन बाद जाएंगे, छोटी सी चीज है पॉकेट में रखा, लेके वापस जा सकते हैं और उसी में फिर वापस ला सकते हैं। तो हम ये रीयूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम एक नया पॉलिथीन लेने और उसे फिर से एनवायरनमेंट में डंप करने के बजाय, instead of that we are reusing the substance. These are 2R. Then coming to third, that is refuse, reduce. reduce कम से कम यूज करें, जो चीज हमारे पास है, अगर हमें जितनी जरूरत, जैसे रिड्यूस के तौर पे सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट में ही नहीं, कहीं भी अगर हम पानी का यूज कर रहे हैं, तो हमेशा हम जब नल खोलते हैं और हाथ धोना होता है, तो पूरा नल खोल दिया और हाथ धो लिया, पानी तो बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हाथ धोने का काम हो गया लेकिन पानी ज्यादा लग गया। तो पानी का यूज तो उतना ही करें, या किसी भी चीज का, कि वो कम से कम यूटिलाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर पाए। और देन है रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस एंड देन रिसाइकिल। अगर हमारे पास ऐसी चीज है जिसको हम, जैसे प्लास्टिक बॉटल टूट गया, पानी के लिए हमने भरा और हाथ से छूटा, वो टूट गया, यूज का नहीं है, तो हम उसे रख सकते हैं। और MRF फैसिलिटीज होती है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जो नगर निगम के एक जोन में एक जगह पे बनी होती है, वहां हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अलाइन कर सकते हैं किसी कबाड़ी वाले को कि वो ले जाए और दे। तो ये उसे हम रिसाइकिल कर रहे हैं, वो वेस्ट नहीं जा रहा है। तो ये और फाइनल डिस्पोजल तभी होता है। देन इसके बाद 1D, 4R and 1D, दैट इज डिस्पोजल। अगर वो किसी यूज का नहीं है, तब हम उसे डिस्पोज कर रहे हैं। तो you should follow the 4R, refuse, reduce and recycle, and then refuse, reuse, reduce, recycle, disposal. So ये चीज आप फॉलो करें और अपने लाइफ में कंसर्न्स लाएं। और बस मैं सिंपल लास्ट सवाल मैं ये करना चाहूंगा, ज्यादा आपको, व्हाट मोटिवेट यू, अगर आप ये चीज में आप रिसर्च में आएंगे, आप आने वाले समय में रिसर्च करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करेंगे, तो आप ये इस एरिया में क्या वर्क करेंगे, और व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू द young researcher, है ना, and young environmental scientist to work on this field, to look on this field, और how you can come in this field. You have given, आपने 4 साल 5 साल इसमें लगाया इस फील्ड पे, टॉपिक्स पे, what advice you want to give for this topic? Inshallah I will be at a very renowned or very honorable post of assistant professor, inshallah. Firstly तो एक इंटरेस्ट होना चाहिए किस तरफ मूव करना है। अगर वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ ही मूव करना है, तो इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम इस फील्ड में जब काम कर रहे हैं तो कई सारे डिफिकल्टीज, चैलेंजेस आएंगे। तो पहला तो आपको जब इस तरफ मूव करना है, तो इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए एक सेल्फ डेडिकेशन, या फिर यूं कहें कि पेशेंस होना चाहिए। दूसरा, कई सारे कंस्ट्रेंट होंगे काम करने के दौरान, टाइम ज्यादा लगेगा। तो इन सब चीजों को जब अपने मद्देनजर अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे,
तो एज अ रिसर्चर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, पेशेंस इज इम्पोर्टेंट सबसे फर्स्ट। पहली चीज। दूसरा, सही डायरेक्शन में मूव करना। डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट। अगर किसी गलत डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, हम्म। हो सकता है वहां से रिजल्ट ना आ रहा हो, हम्म। तो भी ये नहीं सोचना कि अरे अब तो गलत डायरेक्शन में चलेगा, अब तो यहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा। वो कहीं ना कहीं जाकर ये बाद में उसका आउटकम पता चलेगा कि जो नहीं होना था वो भी किसी मकसद से ही वो नहीं होना था। हम्म। तो ये भी एक डायरेक्शन था कि ऐसे नहीं जाकर, होना भी एक एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन था। तो हम ऐसे जाकर चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। तो वो एक पता होगा जब हम आगे किसी को, जैसा सवाल था कि आगे किसी को कैसे बताएंगे, तो ये बता सकते हैं कि इस तरह से ये काम नहीं हो सकता है, इसका प्रोटोकॉल या इसका प्रोसीजर ये है, फला है, उस तरह से वो प्रोटोकॉल से नहीं हो सकता, हमें ऐसे करना होगा। तो आगे के लिए उनके लिए ये एक गाइडेंस हो सकता है। और साथ ही ये रोजमर्रा से जुड़ी चीजों से रिलेटेड है, जहाँ हमें अपनी ही चीजों को खुद हाँ। मैनेज करने का एक तरीका डेवलप करना है। हाँ। इसमें बहुत सारी साइंटिफिक चीजें भी है जब आगे रिसर्च में जाएंगे। जैसे आज की डेट में प्लास्टिक तो एक कॉमन कॉमन टर्म है, है, हाँ। पॉलीथीन प्लास्टिक। अब आ गया है माइक्रो प्लास्टिक। मैक्रो प्लास्टिक्स, ये बहुत क्या छोट है मैक्रो माइक्रो प्लास्टिक? प्लास्टिक बहुत पार्टिकल्स, प्लास्टिक जब टूट कर बहुत छोटे माइन्यूट पार्टिकल में इधर उधर एनवायरमेंट में कहीं भी फैल जाता है, वो हो जाता है माइक्रो प्लास्टिक। और वो आए दिन ह्यूमन गट में, फिश गट में, एनिमल गट में एंटर हो रहा है किसी न किसी चेन के थ्रू। तो ये चीज पेशेंस होना चाहिए, डेडिकेशन, डायरेक्शन ले से फिर डायरेक्शंस भी आ जाना डायरेक्शन, चाहिए। ये सबसे हटके, पीएचडी से हटके, क्या आपकी कुछ हॉबीज रही? कितने जर्नी के मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है पीएचडी करने के बाद, क्या किस तरह से आप मेंटल पीस या प्रेशर या हॉबीज कैसे देखते हैं? आज से ट्रैवलिंग करता है, मैं खुद देखता हूँ आप ट्रैवलिंग या नई जगह पे जाना, तो व्हाट इज योर हॉबीज इन दिस बैलेंसिंग द पीएचडी एज ए स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर एंड इन द थिंग्स? ट्रेवल ट्रैवल, एंड शायरी राइटिंग। शायरी राइटिंग, यू राइट शायरी ना? हाँ, ट्रेवल इज माय द वेरी फर्स्ट हॉबी। Anything that you want to quote in शायरी that you want to say, some best one? शाम का वक्त है, शाम का वक्त है। चाय थोड़ी देर में पियेंगे अभी हम लोग। तो उस पे दो लाइन है, वो ऐसे है कि चाय तो फकत एक बहाना है, जी जी। चाय तो फकत एक बहाना है, जी। मकसद उनकी आदतों से दिल लगाना है। जी जी भाषा। मकसद उनकी आदतों से आदतों दिल दिल लगाना है। लगाना है, वाह वाह, बड़ा अच्छा। ट्रैवलिंग्स में क्या किया? ट्रैवलिंग्स में आपने जो, तो किस तरह से ट्रैवलिंग्स करते हैं? अलोन जाना या दोस्तों के साथ जाना या इस टाइप में? अब ज्यादातर ट्रेवल तो मेरा आज तक पहाड़ों पे ही हुआ है, वो भी एक ग्रुप में, और ट्रैकिंग वगैरह करके, और कार जर्नी खुद से ड्राइव करके। मतलब मतलब एक्सट्रीम ड्राइविंग, लाइक दो तीन जर्नी जो एक एक बड़ी जर्नी की है मैंने, वो था गया टू गैंगटॉक। गया टू गैंगटॉक गया सिक्किम? टू गैंगटॉक जी जी। सिक्किम बाय रोड। जी जी। तो वो एक बहुत बड़ी जर्नी थी, उसमें कई सारे स्टॉपेजेस थे। पहला स्टॉप कटिहार में था। अकेले किया कि ग्रुप के साथ? नहीं, थे दो तीन लोग और थे साथ में, बट आई वॉज द ओनली ड्राइवर, नो वन एल्स वॉज, No one else, not driving. You only know driving. That's why. I was driving. So all the way I was driving to and fro, up to Gangtok and Gangtok to Patna. You, how was the movement? First stop was at Katihar Uh, in Bihar. uh, Then Darjeeling. uh, Then one of the lesser known place, that is Kalimpong, Kalimpong. after Darjeeling, a very beautiful place. उसके बाद finally Gangtok, and then Indo-China border. That is called as, I think, 0 point. And then return to Patna. फिर रिटर्न में हमारा स्टॉप था सिलीगुड़ी। You have changed the path. You have changed the path here. सिलीगुड़ी एंड देन, नो, सिलीगुड़ी मिलता है रास्ते में, लेकिन सिलीगुड़ी आने के वक्त स्टॉप था, क्योंकि एक ही बार में सारा कुछ कवर नहीं कर सकता। सिलीगुड़ी आने के टाइप में स्टॉप था, और फिर सीधा पटना। You do have a traveling and शायरी as a research scholar, you have interested. बनारस अच्छा शहर है, You can जाना चाहिए। वहाँ की गलियां, वहाँ के घाट, कई सारी किताबें भी वहाँ पे लिखी हुई है। इंडियापा एक ऐसी ही किताब है, दुबे करके एक राइटर है, उनकी इंडियापा। किताबें पढ़ते हैं आप? किताबें? हाँ, नोवेल, या कुछ, क्या हिंदी, इंग्लिश। किस टाइप की नॉवेल्स में आपका इंटरेस्ट है? some type of, like, related to some place, yeah. that is some type of place and the people of that place. उनकी कहानी, या उनकी कोई लव स्टोरी हो गई, या उनकी कोई अपनी स्टोरी हो गई,
जैसे एक इंडियाप्पा एक है, वो बनारस पर ही है। इंडियाप्पा। हाँ, इंडियाप्पा। और भी ऐसी कई सारी स्टोरीज़ हैं। एनी फेवरेट राइटर यू हैव? नो, एनी फेवरेट बुक्स यू हैव? इन नोवेल, हाँ, फर्स्ट आई जस्ट check the review. रिव्यू। What is the storyline? रिसेंटली यू हैव रिटन विद? रिसेंटली यू हैव read with? इंडियाप्पा, इंडियाप्पा you अभी have written, इंडियाप्पा that's एक आधी कंप्लीट हुई है, written by बाकी whom? किसने सम लिखा? दुबे। दुबे, यस। दुबे एग्जैक्ट याद नहीं, दुबे करके उनका दुबे, नाम है, मेरे पास रखी हुई है, पर इंडियाप्पा टाइम है। हो गया या कुछ और चीज़ों में अभी बिजी होने की वजह से अभी या छूट गया। सो थैंक यू। फिर से एक लास्ट सवाल है, कुछ हम्म, इन्वायरमेंटलिस्ट जो है आपके, जो इंस्पिरेशंस करते हैं, या कुछ बता दें जो आपको लगे कि हाँ इसको जानना चाहिए, इन्वायरमेंटल कंसर्न से रिलेटेड, जो ऑडियंस को बता दे कि इनको देखें, इनको फॉलो करें। जैसे मैं एक जानता हूँ अफरोज शाह, एक मुंबई में कुछ करके उसी इस पे काम कर रहे हैं, तो कुछ दो तीन सजेशंस कर दें और उसके बाद फिर आगे आते हैं। इस तरह के मूवमेंट्स हैं जो पहले वहां से देखना शुरू करें। जैसे बहुत ही पुराना एक है चिपको मूवमेंट। हाँ। लोगों ने कैसे पेड़ को कटने से बचाया था, हम्म। आप उस मूवमेंट से इंस्पिरेशन लें। हम्म। एक बहुत ही वेल नोन कैरेक्टर है जो नाम चेंज करके थ्री इडियट्स में दिया गया था, सुनसुक वांगडू, कौन सुबह? लेकिन उनका असल नाम सोनम सोनम वांगचुक है। वांगचुक। तो वो आज की डेट में काफी पॉपुलर हो रहे हैं इंडिया में, हम्म। कई सारी चीजों की वजह से। अभी रिसेंटली उनकी अरेस्टिंग भी हुई है दिल्ली में। हम्म। तो उनको भी समझे कैसे वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आए दिन अनशन कर रहे हैं, इस तरह की चीजों में वो पार्टिसिपेट हो रहे हैं, और एक बहुत बड़ा मास उनसे जुड़ा हुआ है। फिर एक इंसिडेंट है, अ, एक बुक है राशल कार्सन की लिखी हुई, रशियन कल्चर। राशन कार, राशल कार्सन का नाम है, द साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्क्रीन। उसको पढ़ सकते हैं, एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है वो। और भी कई तरह की इस तरह की किताबें हैं, आप लिंक में बाद में मैं डाल शेयर कर दूं, मैं लिंक सकते आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हैं। तो ये तो इन्हीं सब सब चीजें साथ हैं। में और फिर बातें होंगी अगले एपिसोड्स में, और मैं और भैया से मिलते रहूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।